आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड खबर की टीम ने की राजेश्वर पैनौली से खास मुलाकात और उनसे जाना क्या कुछ उनके आगे के प्लान्स हैं और क्या कुछ उनके आगे की तैयारियां हैं 2022 चुनाव को लेकर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका रावत और आज हमारे साथ राजेश्वर पैनौली जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है और आगे के इनके क्या कुछ प्लान्स हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपको उत्तराखंड। धन्यवाद उत्तराखंड खबर का भी, आपका भी। आपने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और क्या कुछ तैयारियां चल रही है आपकी और क्या कुछ आपके आगे के प्लान्स हैं? देखिए, आगे के प्लान बड़ा सिंपल से। पहली बात तैयारियां तो ये है कि हम टिकट के दावेदार हैं जी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए हमने कहा भी और उम्मीद करते हैं कि टिकट मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है। बाकी तैयारियां तो इलेक्शन की तैयारियां, मुझे पहले भी मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो अगर हम कोई कहें कि स्टेप वाइज तैयारियां, तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हमारी लगातार चलती रहती है। और जहाँ संगठन खड़ा है तो वहाँ मुझे व्यक्तिगत तैयारी करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई संगठन ऑटोमेटिक पिछले 6 महीने 7 महीने से हर काम की पूरी तैयारी करके चलता है। और भारतीय जनता पार्टी कम से कम एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिस्टमेटिक काम करने की बहुत अच्छी आदत है, तो हमें उम्मीद करता हूँ कि उनकी तैयारी हमसे ज़्यादा है। उत्तराखंड के विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? हम उत्तराखंड के टोटल विकास की बात तो नहीं करेंगे, अपने प्रतापनगर विधानसभा जहाँ से मैं लड़ना चाहता हूँ, तो उसके विकास की बात अगर हम करें तो अगर आपको शायद आइडिया नहीं होगा, जब ये टिहरी डैम बना, टिहरी डैम जब 2004 में बना है, 2006 में जब स्टार्ट हुआ, तो वो एक पूरा इलाका जो हमारे विधानसभा का इलाका डैम की जो झील है उससे अलग थलग पड़ गया। तो उसका विकास जो पहले से विकसित एरिया था वो अब विकसित हो गया, सोशली भी इकोनॉमिकली कैसे कहते हैं कि कॉस्ट उस एरिया में रहने की बढ़ने लगी, क्योंकि लंबे रास्ते से आना जाना पड़ता था, काफ़ी लंबे रूट से जाते थे। और जो वहाँ के जो नेता उस टाइम के थे या जो लगातार उसको जनप्रतिनिधि थे, उनका कहीं ना कहीं से एक दूरदृष्टि नहीं थी कि अगर जब झील बन जाएगी तो जो लोग उस तरफ जो फंस जाएंगे उनका क्या होगा। तो वो दूरदृष्टि न होने के कारण से इकोनॉमिक्स जो है बढ़ गई। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कॉस्ट बढ़ गई, कि 150-200 किलोमीटर एक्स्ट्रा उन लोगों को चल करके उस जगह जाना पड़ता था। और या सामान भी 150-200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ इस साइड, मतलब अब नई टिहरी साइड या चंबा साइड में अगर 5 रुपये की मिलती थी, तो हमारे साइड प्रतापनगर विधान सभा साइड वही चीज़ है करीब 10 रुपये या 9 रुपये की पड़ती थी, मतलब लगभग दुगनी कॉस्ट पड़ती थी। तो उसके हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। डोबरा चाटी पुल संघर्ष समिति बनाई कि एक हैवी व्हीकल पुल का बनाया, तो उससे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। मतलब अब भी है दिक्कत, लेकिन चल रही है। मतलब अब काम फिर भी कॉस्टिंग कम होनी शुरू हो गई। और रास्ता भी आज आप देहरादून से वहाँ 4 घंटे पहुँच सकते थे। एक ज़माना ऐसा था कि देहरादून से 8 या 9 घंटे लगते थे। और एक ज़माना ऐसा भी हो गया था कि वहाँ से जो टिहरी हेडक्वार्टर है वहाँ जाने के लिए एक आदमी के सुबह चला जाए तो शाम को घर वापस नहीं आ सकता था। आज जा कर के आराम से 2-3 घंटे काम करके अपने घर आ सकता है। तो कोई भी वहाँ शादी भी नहीं कराना चाहता था, कोई अपनी लड़की तक नहीं देना चाहता था। उनको लगता था कि हमारी लड़की जो है ऐसी जगह जाके फंस जाएगी जहाँ पर दिक्कत होगी। तो सोशली बैकवर्ड, मैं इसको बोलता हूँ कि सोशली बैकवर्ड भी वो इलाका हो गया। और उसमें सारी गलती जो हमारे लगातार जनप्रतिनिधि पहले थे, जो लगातार चुने गए, उनकी कहीं ना कहीं से दूरदृष्टि में उनकी कमी थी, या उनके काबिलियत में कमी रही है, या उनकी नीयत उतनी अच्छी नहीं रही, जिसके कारण से क्षेत्र लगातार पिछड़ता रहा। आप आएंगे वहाँ पे तो आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? देखिए, जो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर सुविधा उपलब्ध कराने की, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। जो हॉस्पिटल है वो आधा अधूरा है। अभी महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह जो वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगभग 50 लाख रुपए दिए। तो कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट की वहाँ जो हॉस्पिटल टेम्परेरी, मतलब जो हॉस्पिटल बना है काफ़ी समय से बना हुआ है, जिसमें कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ हुआ। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि उस जगह पर ऐसा हॉस्पिटल को पूरा डेवलप किया जाए जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल का हो, जिसमें आईसीयू यूनिट से लेकर के जो भी महिलाओं की दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनके से लेके जो बच्चों की, बुजुर्गों की, वहीं का वहीं, इंक्लूडिंग डायलिसिस टाइप की भी चीज़ें वहाँ करी जा सके। मतलब शिक्षा की भी अब कमी होने लग गई है, क्योंकि वहाँ टीचर ही नहीं जाना चाहते। तो दूसरा हमारी कोशिश होगी कि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आए, वो चाहे वो अच्छी यूनिवर्सिटी आए, चाहे संस्कृत। अगर आपको आइडिया होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर
सेम मुख्य मंदिर उस एरिया में है, खैट पर्वत हमारे एरिया में, कैमुडा खाल हमारे एरिया में, जो इतने अच्छे अच्छे देवस्थान है। तो मेरा अपना विचार हमेशा से रहा कि वहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी खुलनी चाहिए, मतलब विश्व लेवल की संस्कृत यूनिवर्सिटी, ऐसी नहीं कि जो नाम हो गया संस्कृत यूनिवर्सिटी और काम कुछ नहीं है। तो अच्छे तरह के टीचर, अच्छे तरह के लोग उसमें आए, उस ढंग का। दूसरा है कि स्पोर्ट्स कॉलेज खुले। तो एक तरीके से जब ये चीज़ें खुलती हैं तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली, मतलब एक तो इकोनॉमिकली डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि जब एक यूनिवर्सिटी खुली तो लोग उसमें कुछ एम्प्लॉई होंगे, कुछ उसके काम करेंगे, कुछ आएंगे जाएंगे, कुछ स्टूडेंट होगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो उससे अच्छी चीज़ें होती हैं। तीसरा, उस एरिया को टूरिज्म में अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। जब हमारे पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं जिसका पूरे विश्व में नाम है, भारत में तो नाम है ही, पूरे विश्व में नाम है, जो लोग जाते हैं हमारे सेम मुख्य मंदिर देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तो उसको ऐसा डेवलप किया जाए कि जो उस एरिया का टूरिज्म से जो काम हो सकता है वो भी काम किया जाए, और साथ ही साथ उसके साथ जो रोजगार जुड़े वो भी मिले। तीसरी बात जो होती है, जो हमारे यहाँ लोग हो गए अधिकतर बेरोजगार। अब हमारे यहाँ का अधिक जगह पलायन भी हो रहा है, कई चीज़ों से। पलायन के मुख्य झगड़े क्या होते हैं, पलायन क्यों होता है? पलायन इन कारण होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, हेल्थ नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ों की सुविधा करेंगे तो पलायन भी रुकेगा, जो और इन चीज़ों की करेंगे। और दूसरी बात, साथ ही साथ अगर हम उसमें कुछ और भी चीज़ें डेवलप करेंगे, जैसे हम लोग लगातार ये कहते हैं कि जो टेहरी डैम बना उससे लगभग 200 करोड़ रुपए की आमदनी उत्तराखंड सरकार की होती है। तो कायदे से तो उत्तराखंड सरकार को वहाँ के लोगों को उसका कुछ पार्ट देना चाहिए, चाहे वो बिजली का दर कम करके दे, चाहे बिजली लगभग नॉमिनल रेट पर करके दे, जो वहाँ पर चीज़ें जाती हैं उन पर कुछ सब्सिडाइज करें। जैसे गैस का सिलेंडर ही जाता है तो गैस का सिलेंडर कम सब्सिडाइज, कुछ कम रेट पे वहाँ के लोगों को दिया जाए। इस ढंग की चीज़ें उनको सब्सिडाइज करके वहाँ पर देनी चाहिए। और साथ ही साथ उनका प्रथम अधिकार जो हमारे वहाँ के लोगों का है, फर्स्ट अधिकार होना चाहिए टिहरी डैम के ऊपर से, या टिहरी झील का आप बार बार सुनते होंगे, जो विश्व की बोलते हैं सबसे बड़ी झील है, 42 किलोमीटर की झील है, 6 किलोमीटर की चौड़ाई है। और जो आज की डेट में डोबरा चाटी पुल बना, जितना खूबसूरत पुल बना, जो वहाँ जाते हैं लोग, तो उस पर जो भी रोजगार उत्पन्न होते हैं उस पर पहला अधिकार हमारे क्षेत्र के लोगों का होना चाहिए, क्योंकि हमारी ही कॉस्ट पे वो डैम बना है। जो विस्थापित हुए वो तो विस्थापित होकर चले गए, दूसरी जगह चले गए, लेकिन जो लोग वहाँ हैं उनका अधिकार, उसमें पहला अधिकार होना चाहिए। तो एक रोजगार का साधन उपलब्ध होना चाहिए। मातृशक्ति की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, लेकिन आज युवा भी सड़कों में बैठा है, मातृशक्ति भी सड़कों में बैठी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मातृशक्ति भी सड़कों पर बैठी है, या युवा भी, आप जो बोलते हैं, बेसिकली समस्या क्या है कि हम आज तक उनको ये नहीं समझा पाए कि जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए होती है, ना कि नौकरी करने के लिए होती है। ये एक जो गलत परसेप्शन बना जाएगा धीरे धीरे कि जो आदमी बीए कर लेगा उसे नौकरी मिल जाएगी, जो एमए कर लेगा ये तो आपके नॉलेज गेन करने के लिए, उस नॉलेज का फायदा आपको अपने लिए रोजगार उत्पन्न करने में करना चाहिए, और उसके लिए आपको अच्छी लीडरशिप चाहिए जो उसके लिए चीज़ें बनाए। अब ऐसे लगातार आ जाता है कि हम ये स्कीम चला रहे हैं, वो सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन वो स्कीम और सब्सिडी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, वो बात कभी हम नहीं बताते। अब आज जो दूसरी बात हम करते हैं मातृशक्ति की, मातृशक्ति का देखिए, हमारे यहाँ पहाड़ों में, जहाँ तक मेरे को पता है, उत्तराखंड बना क्योंकि मातृशक्ति सड़क पे आई, लड़ाई लड़ी, चाहे कोई कितने दावे कर ले, बिना उनके संभव नहीं था। चाहे चिपको आंदोलन की बात कर ले, बिना गौरा देवी के संभव नहीं था, चाहे कोई कितने दावे कर ले। तो हमारे यहाँ पहाड़ में जो इकोनॉमी चलती है, चाहे घरेलू इकोनॉमी चलती है, मातृशक्ति पे चलती है, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अभी तक हमें बहुत से मेडिकल कैंप लगाए, हमें मेडिकल कैंप में एक बात चीज समझ में आई कि हमारे जो जिस दिन भरने लग जाएगा उस दिन मातृशक्ति ना आपको सड़क पे दिखलाई देगी और ना वो परेशान होगी। और उसका ये चीजें हमें तभी हम समझ पाते हैं जब कोई लीडरशिप अच्छी आती है। शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, और उत्तराखंड खबर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम का मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छे करें, अच्छे लोगों से मिले जुले और अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।